हाय बच्चों, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो इस सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। थोड़ी सी हाँ, तो बच्चों हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, हम ये कवर कर चुके हैं और अभी ये वाला टॉपिक जो है ये ऑनगोइंग टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा NSCJS रैंकर्स 2024 बैच के बारे में। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था और इसके अंदर हम NSCJS की तैयारी कराते हैं। इस बैच के अंदर आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे। 2 सेशन पर वीक होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। ठीक है, और इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तीनों सब्जेक्ट का रेगुलर टेस्ट होंगे जो कि NSCJS पैटर्न पे होंगे। ऑफकोर्स मेंटरशिप और गाइडेंस हम लोगों की रहेगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हम लोग एक बनाते हैं जिसपे सारे बच्चों को ऐड कर दिया जाता है और आप वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं और भी बच्चे वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट करेंगे। आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप में से किसी से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप टीचर्स को टैग कर सकते हैं। टीचर्स भी उस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। सो सैम विल बी अ पर्सन जो कि आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और वेदांतु में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो आपकी बात को, आपकी आवाज़ को रेलेवेंट लोगों तक पहुंचा देंगे। मतलब ठीक है, राइट अप टू द फाउंडर। ठीक है, तत्व क्या होता है? तत्व इज द मटेरियल दैट वी प्रोवाइड। ठीक है, इट इज़ द बुकलेट्स। आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएंगी और इस बैच में जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। ठीक है बच्चों, बैच की जो प्राइस है दैट इज़ 4444 रुपीज़। आप ये कूपन कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जिसके बाद बैच की प्राइस जो है वो 4000 रुपीज़ हो जाती है। ऑन दैट नोट लेट्स सी कि इस चैप्टर में हमें क्या कवर करना है, हमने क्या क्या कर लिया है। तो अब तक मैं जो सेशन ले चुका हूँ उसमें मैं ये और ये 4 टॉपिक कवर कर चुका हूँ और आज के सेशन में हम रिमेनिंग ऑफ द चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो विल स्टार्ट विथ व्हाट मैकेनिकल एनर्जी इज। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को हम मान लो E अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है दिस इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ये अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh लिखते हैं, स्प्रिंग एनर्जी को हम हाफ kx² लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के सम को कलेक्टिवली, इन दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो इसका मतलब हम K प्लस U की बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी सिग्निफाई क्या करती है? तो बेसिकली इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आपको मैकेनिकल एनर्जी का कुछ रोल समझ में आएगा। या उससे पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा एक रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो एक इक्वेशन होती है विच इज़ लाइक W एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्स वो होते हैं जो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक प्रारूप है, उसी का एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं W एक्सटर्नल प्लस UI प्लस KI इज इक्वल्स टू UF प्लस KF। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेम इक्वेशन, मतलब EI को मैंने UI प्लस KI लिख दिया है और EF को मैंने UF प्लस KF लिख दिया है। ठीक है, और इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी को लिखने का एक तरीका और है कि W एक्सटर्नल प्लस UI माइनस UF इज इक्वल्स टू KF माइनस KI। मतलब कि देखो ज़रा, इस UF को मैं उधर ले गया और इस KF को मैं, सॉरी यहाँ पे ना KI होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे KI होगा। ठीक है, तो उस KI को इधर ले। अब ये क्या बन गया? ये बन गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस सारे कंजर्वेटिव थे। ठीक है, इज इक्वल्स टू KF माइनस KI।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल, यानी कि टोटल वर्क डन एक्सटर्नल इंटरनल सब मिलाकर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू KF माइनस KI, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल टूल है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत ही गजब का, बहुत ही पावरफुल टूल है ये, ठीक है। इसकी पावर कितनी है वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करी है, अब मैं इसका यूज़ दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये इक्वेशन जो है काम में आती है, ठीक है। देखो सपोज करो एक इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि कर्व्ड सरफेस है एक, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस पे सपोज हमारा इरादा है एक ब्लॉक को रिलीज कर देने का, ठीक है, और ये हाइट मान लेते हैं h है। तो हमारे रिलीज करने के बाद ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे आएगा और यहाँ पे पहुँचने पर इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब हमको अगर ये स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे वो समझते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन सपोज ऐसा होता, सपोज इंक्लाइन प्लेन ऐसा होता, ये हाइट अगर h होती, ये एंगल थीटा होता, और फिर मैं कहता कि मैंने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया है, तो ये नीचे पहुँच के इसकी स्पीड कितनी होगी। ये हम ऐसे भी कर सकते थे। इसको करने का एक तरीका ये होता कि यहाँ पे स्लाइड करते समय इसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा होता, ठीक है। ये लेंथ हम निकाल लेते, ये लेंथ कैसे निकालते, तो ये लेंथ होती h बाय साइन थीटा, ठीक है। तो हम लिखते s, हमको चाहिए v, तो हम लिखते v स्क्वायर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस इक्वेशन का फ़ायदा कहाँ है, मतलब हम लिखते v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। u 0 था, एक्सेलरेशन था g साइन थीटा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है h बाय साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम v निकाल लेते हैं, v की जगह पे v0 आ जाता, फाइनल वेलोसिटी, ये v की वैल्यू आ जाती। अब मैं ये सेम चीज़ अगर यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा था कांस्टेंट स्लोप पर, तब एक्सेलरेशन g साइन थीटा था। यहाँ पे तो देखो स्लोप बदल रही है, मतलब कि यहाँ पे स्लोप कुछ और है, जब ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा तो स्लोप कुछ और हो जाएगी, जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो स्लोप कुछ और होगी, समझ आ रहा है। तो अलग अलग स्लोप होने की वजह से एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हम ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में ये इक्वेशन तो मेरे यूज़ आएगी नहीं, तो मैं इस तरीके से तो नहीं निकाल सकता, समझ आ रहा है। मतलब कि जब फोर्स इक्वेशन फेल होने लगती है, फोर्स इक्वेशन का मतलब जब एक्सेलरेशन निकाल के इन इक्वेशंस को यूज़ करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस में वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे लिए एक रास्ता की साबित होती है जिसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। बस वर्क एनर्जी इक्वेशन यूज़ करने में एक ही कंस्ट्रेंट है कि बीच में कहीं कोलिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कोलिजन तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है मैं वो बताता हूँ। देखो ये जो पूरी जर्नी रही है, इस जर्नी में फोर्सेस कितने एक्ट किए हैं वो देखते हैं, ठीक है। यानी कि इस डाउनवर्ड जर्नी के दौरान ब्लॉक पर अगर मैं फोर्सेस के बारे में विचार करूं, कौन कौन से फोर्स एक्ट किए हैं, तो एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट किया है जो कि डायरेक्शन में भी बदल रहा होगा, मैग्नीट्यूड में भी बदल रहा होगा। एक इसके ऊपर mg फोर्स एक्ट किया है, बस यही दो फोर्स हैं और तो कोई फोर्स मुझे लग नहीं रहा। FBD बनाने के रूल देखे थे हमने, इसको एनसर्कल करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे केवल n आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे केवल mg आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखता हूँ कि टोटल वर्क डन का मतलब होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू KF माइनस KI, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ब्लॉक की हाइट पहले ये थी, बाद में ये हो गई, ये हाइट h थी और ये 0 हाइट मान लेते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mgh माइनस 0। वर्क डन बाय नॉर्मल, तो देखो ये ब्लॉक यूं स्लाइड होके आया है, तो क्या वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा ही नॉर्मल के परपेंडिकुलर रही है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाएगा। ये बात हमने करी हुई है कि ऐसी सिचुएशन जब एक ब्लॉक एक सरफेस पे, एक स्टेशनरी सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है तो उस सरफेस ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया होता है उसका वर्क 0 होता है, ठीक है। इक्वल टू फाइनल KF, इस जगह पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी v0 थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है, इनिशियल 0 है, देखो आंसर आ गया। तो v0 की वैल्यू आ गई √2gh। हाँ ये बिल्कुल वही है जो प्रीवियस इस केस में भी आ रही थी, लेकिन इसमें और कोई बात रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ पे तुम v² इक्वल टू u² प्लस 2s
तुम वैसे यूज़ नहीं कर सकते जैसा कि तुम इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि मतलब ऐसा है नहीं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम ने इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करी है, ठीक है। देखो आया कि नहीं आया समझ में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम और थोड़ा सा यूज़ करते हैं और एग्जांपल्स करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, ठीक है। सपोज क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देते हैं, ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। बन गई लाइन हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ तक तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है इस सरफेस का, इसके बाद से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लेते हैं 0.6 हो गया, ठीक है। और ये हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉक को यहाँ पे रिलीज करा, क्या होगा अब, ये स्लिप करके नीचे आएगा, यहाँ तक आने पे इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी। इनफैक्ट ये स्पीड कितनी होगी ये हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, हमें पता है कि ये स्पीड हो जाएगी √2gh। अब इसके आगे ये स्लाइड करेगा इस रफ सरफेस पे, तो स्लाइड करके रुक जाएगा। मान लेते हैं कि ये L दूरी तय करके रुक गया, तो हमको L निकालना है, ठीक है, हमको L निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं इसको इनिशियल और इसको फाइनल मान लेता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने के बीच में जो फोर्सेस लगे थे उन पर विचार करते हैं। तो एक तो लगा था नॉर्मल, एक लगा था फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक नेचर का था, और एक लगा था mg। तो 3 फोर्स लगे थे, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू kF माइनस ki, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 क्योंकि ये स्टेशनरी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स है μmg, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है L के बराबर, फ्रिक्शन पीछे है डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, तो cos 180, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 क्योंकि हाइट चेंज ही नहीं हो रही है इनिशियल से फाइनल तक, यहां से यहां तक की बात नहीं कर रहा हूं, तुम इनिशियल से फाइनल के बीच की जर्नी देखो, हमने इसको इनिशियल माना है और इसको फाइनल माना है, ठीक है। इक्वल टू फाइनल पॉइंट पर स्पीड 0 है, यहाँ पे रुक गया है, और ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ पे स्पीड v0 थी, तो ½ mv0²। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। v0 की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो करने के बाद जैसे ये कितना बनेगा, L की वैल्यू जो बनेगी ये h/μ बन जाएगी। ये तुम करके देख लो, सॉल्व करके देख लो। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो बच्चों आ रहा है कि समझ में, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ आप लोगों को। सपोज ये एक स्मूथ सरफेस है, चलो स्मूथ नहीं करते हैं, रफ ही कर देते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं रफ सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है। और इस सरफेस के एंड में एक दीवार है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक ब्लॉक m मास का किसी स्पीड u के साथ आया, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं L है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस L है। ये ब्लॉक आके स्प्रिंग को कंप्रेस करके किसी जगह पे एक इंस्टेंट के लिए रुका, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस समय स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बाद स्प्रिंग वापस धकेल के इसको भेज सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है वो निकालो, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ वो निकालो, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो सपोज ये ब्लॉक यहाँ कहीं पे आके रुका, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस होके ऐसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेते हैं, देखा जाए तो हमें x निकालना है, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी में ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगे, मतलब कि अगर मैं इसको इनिशियल और इसको फाइनल पॉइंट मान लूँ, तो इस पूरी जर्नी में एक तो लगा था नॉर्मल फोर्स जो कि पूरी जर्नी में ही लगा था, फिर फ्रिक्शन फोर्स जो कि अगेन पूरी जर्नी में लगा था और जो कि काइनेटिक नेचर का था, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एक लगा था mg, और जर्नी के कुछ भाग में स्प्रिंग फोर्स भी लगा था, पूरे टाइम नहीं लगा था लेकिन
कुछ भाग में तो लगा था। तो हम इनिशियल से लेके फाइनल तक पूरी जर्नी में जो वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ, जब हम उसकी बात करेंगे तो हमें नॉर्मल के वर्क को ध्यान में रखना चाहिए, ग्रेविटी के वर्क को ध्यान में रखना चाहिए, फ्रिक्शन के वर्क को ध्यान में रखना चाहिए, स्प्रिंग के वर्क को ध्यान में रखना चाहिए और KF माइनस KI के बराबर कर देना चाहिए। ठीक है, बस हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल 0। ठीक है, क्यों वो तुम जानते हो। ये क्या हो गया, कुछ क्लिक हो, हाँ ठीक है ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाइट चेंज नहीं हुई है। फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में म्यू mg l लिखा था, तो यहाँ पे l प्लस एक्स आ जाएगा, ये ध्यान दे देना, क्योंकि इस पूरी जर्नी में फ्रिक्शन लगा है तो l प्लस एक्स। ठीक है, l प्लस एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग मैंने लिखना सिखाया था, u इनिशियल माइनस u फाइनल। इनिशियली यानी कि ब्लॉक जब यहाँ पे था तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, यानी कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, तो u इनिशियल। फाइनली जब ब्लॉक फाइनल पोजीशन पे है तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी है, तो हाफ kx², ठीक है, इज इक्वल्स टू kf, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल कितनी थी, वो हाफ mu² थी। तो यहाँ से देखो x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इक्वेशन तुम्हें बता देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन बन गई है जिसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो म्यू mg l प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस हाफ kx² माइनस हाफ mu²। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें से, जिसमें इसको और थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हाफ kx² प्लस म्यू mgx प्लस म्यू mgl माइनस हाफ mu² इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें आंसर पता लग जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है बच्चों, बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। अब मैं आता हूँ पावर के ऊपर। ठीक है, तो पावर क्या चीज़ होती है। तो देखो बच्चों, पावर दो तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, या पावर को अगर मैं डिफाइन करूँ, इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो जैसे हम वर्क की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से फोर्स का वर्क की बात कर रहे हैं। एंड बिकॉज पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो अगेन ये पावर भी अलग अलग फोर्सेस की वजह से होगी। ठीक है, मतलब अगर एक बॉडी के ऊपर 4 फोर्स लग रहे हैं तो हर एक फोर्स कुछ ना कुछ पावर डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर सपोज, तो एक तो ये बात हो गई कि जब भी आप पावर की बात करें तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि हम किसी ना किसी फोर्स की वजह से पावर लिख रहे हैं। सेकेंड, रेट, किसी भी तरह की रेट हो, ठीक है, या मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर रेट की फॉर्म में डिफाइंड है तो वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द एवरेज रेट। दैट मीन्स वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज पावर एंड वी कैन टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो एवरेज रेट जब निकालते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हुआ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, मतलब कि एक इंटरवल दिया जाएगा, उस इंटरवल में कितना वर्क हुआ, दैट वर्क डिवाइडेड बाय द इंटरवल। ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो वर्क अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी इज द इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस पावर होता है dw/dt। ठीक है, कोई भी एवरेज रेट हमेशा ऐसे डिफाइन होती है, कोई भी इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा डेरिवेटिव से डिफाइन होती है। dw को हम f.ds भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये f.ds/dt का मतलब ये f.v बन गया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, मतलब एवरेज पावर अगर हमें निकालना होता है तो हम वर्क डन अपॉन टाइम टेकन की बात करते हैं। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस पावर हमें निकालना होता है तो हम f.v की बात करते हैं। क्लियर बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो f.v के बराबर होती है। अब मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट होता है, सपोज हमने एक पार्टिकल को v0 स्पीड से थ्रो करा, ठीक है, और थीटा एंगल पे थ्रो करा। ठीक है, और ये पार्टिकल यूँ ट्रैवल करा, इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी, ठीक है, उस हाइट को हम लिखते हैं v0² sin² थीटा बाय 2g।
और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, ये होता है v0 sin थीटा बाय g, ठीक है, ये टाइम होता है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट को a का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को b का नाम दे देते हैं, तो a से लेकर b तक जाने का ये टाइम होता है, ठीक है। अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि एवरेज पावर, ठीक है, इन इंटरवल विन विच द पार्टिकल मूव फ्रॉम a टू b, अभी इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ मैं, एवरेज पावर ए बी लिख देता हूँ मैं, मतलब कि ए से बी तक जाने का जो पीरियड है उसमें एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी, एवरेज पावर किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे खैर फोर्स एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है, ये कितनी है ये बताओ। और सपोज क्वेश्चन बोलता है कि इंस्टेंटेनियस पावर एट बी ऑफ ग्रेविटी ये कितनी है ये बताओ, और क्वेश्चन बोलता है कि इंस्टेंटेनियस पावर एट ए ऑफ ग्रेविटी ये कितनी है ये बताओ। तीन चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो एवरेज पावर बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एम जी एच इनिशियल माइनस एच फाइनल, ठीक है, अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा एम जी, इनिशियल हाइट थी 0 और फाइनल हाइट थी कैपिटल एच, ठीक है, तो कैपिटल एच की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब टाइम कितना था, टाइम था v0 साइन थीटा बाय g, ये देखो आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगा माइनस एम जी, ठीक है, एक v0 बचेगा, साइन थीटा बचेगा, एक कैंसिल हो गया और नीचे 2 और बचेगा, ठीक है, g कैंसिल हो गया। तो ये एवरेज पावर, ये हमने एवरेज पावर निकाल ली, ठीक है। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर एट बी के बारे में सोचूं तो नोटिस करो कि बी पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होती है और mg फोर्स ऐसे है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, देयरफॉर जब मैं फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 0 आ जाएगा, तो ये आंसर तो 0 है, ये समझ में आ रहा है, ये आंसर तो 0 हो गया। ए पॉइंट पर देखते हैं, ए पॉइंट पे ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, वेलोसिटी इधर है, स्पीड v0 है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ये 90 प्लस थीटा हो गया, ये 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा mg इंटू v0 इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, तो ये माइनस mg v0 इंटू साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर और किस तरीके से एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम पावर को रेट की तरह लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर सपोज हमको वर्क और टाइम के बीच में कभी ग्राफ दिया जाए, ठीक है, वर्क और टाइम के बीच में कभी ग्राफ दिया जाए, ठीक है, ये ग्राफ देके अगर सपोज मुझसे कहा जाए कि T1 और T2 के बीच में एवरेज पावर निकालो, ठीक है, एवरेज पावर फ्रॉम T1 टू T2 इंटरवल, तो कैसे करेंगे, ये जो स्लोप होगी, इस लाइन की जो स्लोप होगी, ठीक है, जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा, दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड, एवरेज रेट हमेशा स्लोप ऑफ कॉर्ड से निकलती है, ठीक है। और सपोज हमसे कहा जाए कि इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, सपोज T1 पर, तो T1 पर अगर इंस्टेंटेनियस पावर पूछी जाती है तो T1 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये वाली बातें जो हैं ये इस चैप्टर को बिलोंग नहीं करती हैं, ये बातें अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखी थी। तो जिनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है वो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर दोबारा देखना बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस पावर हमें T2 पे निकालने को बोले तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो ये T1 पे था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट T2, ठीक है, क्लियर है। और फाइनली एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो जितनी ज़्यादा पावर उसे मिलेगी उतनी तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। आई होप आज के सेशन में आपको मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस सेशन का थ्योरी डॉक्यूमेंट इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में है और साथ में कुछ असाइनमेंट्स भी अटैच्ड हैं, आप प्लीज़ उन सारे असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है बच्चों। सो विद दैट आई विल एंड टुडे सेशन। In the next session, we'll start with circular motion. I hope you are enjoying this series. Take care, students. Bye-bye.